नमस्कार, खबर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, लखनऊ में लाउडस्पीकर पर एक बार फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिख रहा है। तो जिन लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार ने कुछ ही वक्त पहले कदम उठाए थे, साथ ही सबकी सहमति से लाउडस्पीकर को धार्मिक जगहों से उतारा गया था। कई जगह ऐसी भी थी जहां धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर को उतारकर स्कूलों को भी दान दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से मस्जिदों से अजान की जो आवाज है वो तेज होने लगी है, ऐसा आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। खास करके लखनऊ में इसको लेकर लोगों के बीच भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो योगी सरकार ने धार्मिक स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को उतारने को लेकर कुछ वक्त पहले अभियान चलाया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा फिर से आवाज बढ़ गई। योगी सरकार ने तय किया था कि धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं आनी चाहिए। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बज पाएंगे। सरकार के अभियान के बाद तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे लखनऊ की मस्जिदों की अजान की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने तय किया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर जो भी लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनकी आवाज कम कर दी जाए या तो लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। लेकिन धीरे धीरे लखनऊ में तमाम जगहों पर शिकायत मिलने लगी है कि लाउड स्पीकर की आवाज अब फिर सुनाई देने लगी है। लखनऊ की विकास नगर में मस्जिद से अजान की आवाज बाहर चौराहे तक आ रही थी और लोग इससे काफी नाराज हैं कि लगातार उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने ये जिस तरीके से लाउड स्पीकर को जबरदस्ती हम लोगों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो अजान से माइक की जो व्यवस्था की जा रही है, जो हमेशा से होती है, उसमें बच्चों को बहुत डिस्टर्ब होता है। स्थिति यही है कि साउंड कम नहीं हुआ, कुछ दिनों के लिए साउंड कम हुआ था, लेकिन फिर वही साउंड तेज हो गया, इसलिए हम लोग को दिक्कत होती है। बच्चे पढ़ने वाले हैं। कम उसे दबाव के कारण हल्का माइक स्लो कर दिया गया था, लेकिन अब ये पोजीशन आ गई है कि फिर वही प्रशासन का रवैया ढीला हुआ और इनकी रवैया चालू हो गई। अब मुद्दा धर्म से जुड़ा है तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नियम कायदों का सख्ती से पालन कराने की बात कह रही है। जहां भी ध्वनि प्रदूषण पाया जाएगा वहां लोकल जो स्थानीय प्रशासन है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और जहां भी इस तरह की भी नियमों का प्रतिकूल कोई भी कार्य हो रहा होगा वहां शासन सख्ती से पेश आएगा। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है। भाजपा ने जहर बोने का काम किया है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा की है उसका ये परिणाम है। संविधान में हर एक चीज के लिए व्यवस्था है। लाउड स्पीकर की आवाज कितनी रहनी चाहिए उसको लेकर भी हमारे कानून है। लाउडस्पीकर उतारने की मुहिम का आम लोगों ने खुले मन से स्वागत किया था, लेकिन फिर उसी तरह से तेज आवाज अब लोगों को चुभने लगी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से निखिल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। तो सीधा रुक करेंगे राजधानी लखनऊ से। संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। आलोक, बड़ा सवाल यही कि अगर राजधानी लखनऊ में इस तरह से नियम कायदों को फिर से रौंदा जाना शुरू हो चुका है तो बाकी शहरों की व्यवस्था पर सवाल क्यों न उठे, और लखनऊ में ही अगर नियम कायदों का पालन नहीं हो रहा तो उसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और खासतौर पे तब जब प्रदेश सरकार ने एक पूरा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम चलाया था, एक मुहिम चलाई थी और लगभग 64,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे गए थे। न सिर्फ पुलिस ने अपने नियम और मानक के हिसाब से, बल्कि कई जगहों पर ऐसा भी था कि जहां पे दोनों ही धर्मों के लोग मिल करके, चाहे वो मस्जिद रहा हो या मंदिर, दोनों ही जगहों से लाउडस्पीकर उतारे गए थे। वो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार की मानी गई। लेकिन जिस तरह से इस रिपोर्ट को हमने दिखाया है, इसमें अब धीरे धीरे करके वो आवाज जो सिर्फ उस परिसर तक ही सीमित रहनी थी, जो मस्जिद परिसर तक ही सीमित रहनी थी, वो आवाजें अब चौराहे तक जा रही हैं। लोगों के अंदर नाराजगी आ रही है कि जहां बच्चों के पढ़ने से लेकर के आवाजाही या दूसरे कामकाज में भी दिक्कत आ रही है। निश्चित तौर पर
ये एक तौर पर जो जिला प्रशासन होता है, जिसका दायित्व होता है, पुलिस प्रशासन जिसके कानून व्यवस्था के तहत उसमें आता है, वो जरूर कहा जा सकता है कि लगभग इसमें लापरवाही नजर आ रही है और शायद इसी तरीके की रिपोर्ट अन्य जगहों से भी है, जिसको लेकर के जरूर सरकार उस पर कदम उठाएगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उसकी दायित्व है, उसका काम है और वो काम अपने मुस्तैदी से करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये सरकार जरूर जहां बिल्कुल आलोक, और ये देखना होगा कि जो दावे किए जा रहे थे उनका असर आने वाले वक्त में कितना दिखता है। तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए आलोक आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक रवैया ढीला हुआ, इस तरह की लापरवाहियां भी सामने आने लगी। बड़ी खबर है, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बैठक की। सभी निकाय चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहे। बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर अब कदम आगे बढ़ा रही है और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हुआ है। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश महामंत्री और साथ साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शामिल हुए थे। अब एक और बैठक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई, जिसमें सभी निकाय चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। लखनऊ में महामंथन कर रणनीति तैयार कर ली गई है। पिछली बार हारी सीटों को जीतने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी के लिए एक बार फिर कार्यकर्ता खेवनहार बनेंगे और चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक जो काम हमें संगठनात्मक और राजनीतिक करने हैं, उन कामों की कार्य योजना हम लोगों को बनाई है हम लोगों ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम देकर उनकी सक्रियता और मेहनत पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी निकाय चुनाव को बेस बनाकर 2024 की तैयारी कर रही है। लखनऊ की बैठक में बीजेपी ने जो प्लान बनाया है, उससे ये साफ हो गया है कि निकाय चुनाव की तैयारी है और 2024 चुनाव पर नजर है कि नगर निकाय में कमल खिले या संकल्प है और इस संकल्प को सफल बनाने की कार्य योजना तैयार है। निकाय चुनाव के रण के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं और मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निकाय चुनाव के रण में जिन प्रमुख धुरंधरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा, उनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी, मंत्री असीम अरुण को सहारनपुर, मंत्री धर्मपाल सैनी को फिरोजाबाद और मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ का प्रभारी बनाया है। बीजेपी जहां रणनीति तैयार कर रही है, वहीं निकाय चुनाव में निषाद पार्टी भी ताल ठोकती नजर आ रही है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और निषाद पार्टी का ख्याल जरूर रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई है और सम्मान करती है और जो भी उसके साथ रहता है। और आज देखे होंगे कि गठबंधन धर्म निभाने में सबसे अच्छी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की। निकाय चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां भी दमखम दिखाने में पीछे नहीं है। निकाय चुनाव में आरएलडी भी तैयार है। सपा और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी से एक कदम आगे निकलते हुए गंगोह नगर पालिका से हाजी सलीम के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी निकाय चुनाव को 2024 की तैयारी का आधार मान रही है। अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। यही नहीं, क्लीन स्वीप की बात कह रही है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना बीजेपी सोच रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में भी सभी पार्टियों की साख दांव पर होगी। प्रयागराज से मानवेंद्र के साथ लखनऊ से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी। गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अमन गिरी उम्मीदवार होंगे। लखीमपुर खीरी की गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर अरविंद गिरी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद खाली हुई सीट पर उनके ही बेटे को मौका दिया गया है। अमन गिरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकरणनाथ सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया गया। अमन की सियासत का ये पहला चुनाव है। एसपी से भी इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हो चुका है। विनय तिवारी को फिर से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अरविंद गिरी के बाद ये सीट खाली हुई उनके निधन के बाद। ऐसे में बीजेपी और एसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। एक तरह से सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी के लिए अहम चुनाव भी है। पहला उपचुनाव होगा विधानसभा के लिहाज से। 29,000 से ज्यादा वोटों से पिछली बार अरविंद गिरी जीते थे।
गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने। नोएडा के सेक्टर 63 इलाके की होम्स 121 सोसाइटी में यानी कि 101 सोसाइटी में नशेबाज लड़कियों का हंगामा दिखा, जहां पर एक लड़की ने गार्ड के साथ फिर से अभद्रता की, उससे धक्का मुक्की भी की है। नशेबाज लड़की ने गार्ड की टोपी निकालकर फेंक दी। ये नशेबाज लड़की किस तरह गार्ड से बदता करती है आपको दिखाएंगे। गार्ड हाथ पीछे बांधे खड़ा है, लड़की के साथ और लोग भी हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से नशे में एक लड़की कार में भी बैठी है। तो गार्ड से अभद्रता का ये पूरा मामला नोएडा से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ अभद्रता, गाली गलौच, मारपीट की जा रही है। अरे तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मेरा बाप भी तो है, कुछ रहने दे, भिक्षा रहने दे, बता। मैं बोल रही विशु कौन है? विशु कौन है बता? रहने दे, थे नहीं। तो ये पूरा वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अजनारा होम सोसाइटी में कुछ महिलाओं द्वारा एक गार्ड के साथ अभद्रता की गई है। गार्ड की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज करके उन महिलाओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करी गई है। तो घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरह से यहां ये पूरी घटना सामने आई है। एक बेशर्म लड़की नशे की हालत में थी, ऐसा आरोप लग रहा है। गार्ड की टोपी उतारकर फेंक देती है, गार्ड की कॉलर खींचकर उससे बदसलूकी करती है और मारपीट की गई है। यह भी आरोप लग रहा है कि थप्पड़ मारे गए हैं गार्ड को। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं जो समाज पर भी सवाल उठाते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग लोगों को देखते हैं, नजरिया अलग हो जाता है हमारा। रईसजादी लड़की की बेशर्म करतूत, जहां गार्ड से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट की गई है। नशे में लड़की धुत थी, ऐसा आरोप था। संवाददाता अमित चौधरी कनेक्ट हमारे साथ। अमित, क्या एक्शन अब तक लिया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, इस पूरे मामले को सामने आने के बाद जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान किया। संज्ञान लेते हुए गार्ड की तहरीर पर 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 युवतियां जो वीडियो में दिखाई दे रही है, इसके अलावा एक घंटी और गार्ड के द्वारा बनाई गई थी। इन तीनों युवतियां नशे में थी, तरीके का आरोप गार्ड के द्वारा लगाया गया और नशे की हालत में गार्ड के साथ बदसलूकी की। ये जिस गाड़ी को लेकर सोसाइटी के अंदर घुस रही थी, उस गाड़ी के ऊपर सोसाइटी का स्टिकर नहीं था, जिसके चलते गार्ड ने इनको टोका। ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस फ्लैट के अंदर, किस टावर के अंदर ये लोग जाएंगे। उसी बात पर तीनों युवतियां आग बबूला हो गई। गार्ड की गिरबान पकड़ी और उसके साथ काफी देर तक वहाँ बदसलूकी की गई। आसपास के जो लोग थे उनके द्वारा वीडियो बनाया गया और वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान दिया। और अभी जो जानकारी आई है कि 2 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक युवती की अभी तलाश जारी है इस पूरी अभद्रता के मामले में। तो बड़ी खबर यह है, हमें तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर यह है कि 2 आरोपी लड़कियां जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी लड़की की तलाश जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि 2 लड़कियों को अभद्रता मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के जनपद अमरोहा में पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहां पर 3 शराब माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई, जिसमें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तीनों आरोपियों की 57,66,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके के 2 गांव वारसाबाद और फौंदापुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरोपियों के गांव पुलिस पहुंची, ढोल बजवाकर मुनादी कराई गई, कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुर्की की संपत्ति जो है वो बताया जा रहा है कि आरोपियों के मकान और कृषि भूमि इसमें शामिल है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में इसे अंजाम दिया गया। इस मकान के कुर्की का आदेश के निकालने कुर्क किया गया है। सुनो सुनो सुनो, संघपाल का मकान जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अवैध रूप से कार्य करने के कारण उसके द्वारा बनाई गई ढंग से जो शराब की तस्करी करता है, यह मकान बनाया गया है। इसलिए ये मकान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क किया जाता है। तहसीलदार धनोरा महोदय द्वारा इस मकान के कुर्की का आदेश के निकालने में कुर्क किया गया है।
शासन एवं डीजी मुख्यालय की तरफ से जो शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा 3 शातिर अपराधी रविंद्र, चंद्रपाल और पुष्पेंद्र, जो थाना गजरोला के रहने वाले हैं, इनकी संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की लगभग कीमत 57,66,000 रुपया पाई गई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर है। मेदांता अस्पताल से शिवपाल यादव बाहर निकले हैं। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। मेदांता के डॉक्टर्स की निगरानी में मुलायम सिंह यादव का इलाज जारी है। लगातार नेताओं की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और शिवपाल यादव मेदांता से बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दुआओं का दौर जारी है। शाह विलायत साहब की जो दरगाह है अमरोहा में, वहां दुआएं पढ़ी जा रही हैं। प्रयागराज और साथ ही काशी, अयोध्या, इन तमाम शहरों में मुलायम सिंह यादव की स्वास्थ्य को लेकर लगातार दुआएं, पूजा अर्चन का दौर जारी है और इसके साथ ही नेता भी पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव की तबीयत को जानने के लिए। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उसके पहले शरद यादव, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार पहुंचे हैं। खबरें लगातार जारी हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।